वेलकम टू साइंस इफेक्ट्स। हमने अभी तक में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट 2 यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 दैट इज़ इकोनॉमी। मतलब हमें जो एंशियंट टाइम था उसके इकोनॉमी के बारे में स्टडी करनी है। इससे पहले हम जो 2 टॉपिक्स किए हैं वो भी बहुत ईजी थे, वैसे ही ये वाला टॉपिक भी बहुत ईजी है। मतलब आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है, बस शायद आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा है जो कि आपने इवोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। और भी कुछ कुछ चीज़ें जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स थे आपके सेमेस्टर 1 के उनसे ही रिलेटेड है, तो ये भी आपके लिए बहुत इजी जाएगा। इसमें भी अगर आप जैसे हमारे नोट्स हैं ना उनके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो भी आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमें पढ़ना है सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कहाँ से फ्रॉम स्टोन एज टू गुप्तास, द न्यू कल्चर ऑफ अर्बनाइजेशन। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करनी है और यहाँ की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करनी है। मेन हमें यहाँ की इकोनॉमी ही स्टडी करनी है। फिर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ कैसे हुआ, प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस एंड ग्रोथ ऑफ राइटिंग। फिर नेक्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हमको स्टडी करना है और कॉमर्स के बारे में स्टडी करना है। फिर इंक्लूडिंग ट्रेड रूट्स, इंडो रोमन कॉन्टेक्ट्स एंड मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। फिर टेम्पल इकोनॉमी के बारे में भी हमको स्टडी करना है। फिर सी में आ जाएगा लैंड ओनरशिप, उस टाइम की जो लैंड ओनरशिप थी वो कैसे थी, हमें उसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने हमको दिया था, चाणक्य नीति जिसको हम बोलेंगे वो है अर्थशास्त्र, उसके बारे में भी हमको स्टडी करनी है और उससे हम कैसे अपनी मॉडर्न लाइफ को बेनिफिशियल बना सकते हैं फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ अर्थशास्त्र, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम हर एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। पहला है ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम स्टोन एज टू गुप्तास। तो पहला है स्टोन एज इकोनॉमी। ये क्या है, अर्लीस्ट फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक लाइफ वॉज बेस्ड ऑन द सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारे पीरियड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टोन एज में 3 पीरियड्स थे, क्या क्या, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो हम एक एक करके तीनों को डील करेंगे। तो पहले पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में क्या है, इकोनॉमी बेस्ड ऑन हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड फिशिंग। उस एज में क्या था, हंटिंग फूड गैदरिंग ही मेन ऑक्यूपेशन था उनका। यूज ऑफ स्टोन टूल्स, वो क्या करते थे, जो पत्थर होते थे ना, जो कुछ शार्प पत्थर हो गए, अच्छे हैवी पत्थर्स हो गए, मतलब लाइट पत्थर बट उनसे क्या है जैसे हम चीर फाड़ कर सकते हैं, ऐसे वो टूल्स बनाती थी। फिर नो एग्रीकल्चर और परमानेंट सेटलमेंट, उस टाइम पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। उन लोग क्या करते थे, झूम कल्टीवेशन करते थे। मतलब एग्रीकल्चर तो नहीं था बट वो एक जगह पे रहते थे, फिर वहाँ की चीज़ें खाते थे। फिर जैसे ही वहाँ का रिसोर्सेस है वो ख़त्म हो गया तो वो क्या करते थे, दूसरी जगह पे मूव कर लिया करते थे। उस टाइम पे क्या था, नोमैडिक लाइफस्टाइल था और मिनिमल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादा कुछ इकोनॉमी के बारे में उस टाइम पे पता था ही नहीं लोगों को। फिर मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स, बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये उसी टाइम था जब वाइल्ड जो डॉग था उसको फॉर द फर्स्ट टाइम किसी एनिमल को डोमेस्टिकेशन किया गया था। फिर सीजनल सेटलमेंट्स नियर वाटर सोर्सेज। अब क्योंकि हर चीज़ के लिए क्या होता है, वाटर इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर यहाँ पे एज अ पहले क्या होता था, एक कहीं भी एक जगह रहते थे, वहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो जाने के बाद तो दूसरी जगह पे रहना स्टार्ट कर देते थे। पर अब इन लोगों में थोड़ा ऐसा कॉमन सेंस आने लगा कि हमको क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा वाटर, तो वहीं पे हम सेटलमेंट करेंगे जहाँ पे वाटर हमको दिखेगा। फिर अर्ली फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड में क्या हो जाएगा, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक कैटल, शीप एंड गोट्स। एमरजेंस ऑफ परमानेंट विलेजेस। अब ये क्या करने लगे, एक ही जगह पे रह के उस जगह को और डेवलप करने की कोशिश करने लगे। फिर सरप्लस प्रोडक्शन लेड टू एक्सचेंज एंड बार्टर एंड फाउंडेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, रूरल इकोनॉमी का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर लेड द बेस फॉर सोशल डिफरेंशिएशन एंड फ्यूचर अर्बन ग्रोथ। फिर कैलकोलिथिक इकोनॉमी। कैलकोलिथिक इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा, यूज ऑफ कॉपर अलॉन्ग विथ स्टोन टूल्स। हम स्टोन टूल्स तो यूज़ कर ही रहे थे, अब उसके साथ साथ हम क्या यूज़ करेंगे, कॉपर भी यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। एग्रीकल्चर को और एक्सपांड किया गया, मतलब कभी एक ही टाइप के बार्ले, वीट या फिर कोई राइस उगाया जा रहा था, अब क्या हो गए, ग्रेन्स की भी वेराइटीज़ उगाने लग गए हैं। एंड कैटल को भी अलग अलग टाइप के कैटल्स हो गए, उनको पालना स्टार्ट कर दिए। फिर ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट
स्पेशलाइजेशन सच एज पॉटरी एंड मेटल वर्क। अब यहाँ पे पॉटरी भी डेवलप होने लगी, मेटल वर्क भी होने लगी। एविडेंसेस ऑफ ट्रेड नेटवर्क बिटवीन रूरल एंड सेमी अर्बन सेंटर्स, हमें ऐसे एविडेंस भी मिलने लगे इस टाइम पे कि रूरल एरिया है और अर्बन सेमी अर्बन एरिया है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रेड नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आपने ऑलरेडी इवोल्यूशन में पढ़ा है शायद इसी फर्स्ट सेमेस्टर में ही, तो हम एक शॉर्ट ब्रीफ में देख लेंगे और आपके जो नोट्स होंगे आप उनसे भी गो थ्रू कर लीजिए, वो भी मोर देन इनफ ही है इस टॉपिक के लिए। हमको मेन इसमें इकोनॉमी पढ़नी है, तो हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं अपने आंसर को लेंदी बनाने के लिए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये क्या है, इंडस वैली के पास में था और टाइम क्या हो जाएगा 2600 से लेकर 19,000 BC तक। अगर आपको और कुछ पॉइंट्स चाहिए तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि दयाराम साहनी जी ने इसका खोज किया था। ये जो है जब इंजीनियर्स रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना, तो उन्हें कुछ कुछ ब्रिक्स मिले थे। फिर उसके बाद साइंटिस्ट जब वहाँ पे जाके स्टडी करते हैं तो उन्होंने उस ब्रिक को जब अपने रिसर्च में देखा तो बहुत ही डेवलप्ड थे और वो कब के थे, 2500 ईयर्स एगो थी। तो फिर उस बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का खोज किया। तो अगर आपको लिखना होगा तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। फिर अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, हड़प्पन इकोनॉमी। हड़प्पन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में कौन कौन से देखेंगे, वीट, बार्ली, पीस, कॉटन। और पता है उस टाइम पे ना बहुत ही एडवांस था, शायद इतना एडवांस हो हम आज भी नहीं, जितना एडवांस वहाँ का एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ बहुत ही एडवांस तरीके से होती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे इरिगेशन भी क्या था, बहुत ही एडवांस था, एंड फ्लड वाटर फार्मिंग। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, मेसोपोटामिया से यहाँ ट्रेड होता था। और स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स भी थे, मतलब 2500 साल पहले की बात चल रही है जहाँ पे क्या था, एक्सटर्नल ट्रेड्स होते थे दूसरे कंट्रीज से। यहाँ पे वेट्स और मेजर्स के लिए स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज़ थी और यहाँ पे इनका खुद का सील था, स्टैम्प था इनका खुद का, जो क्या दर्शाता था कि ये हड़प्पा की चीज़ें हैं। फिर क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे पॉटर्स मिले हैं, बेड मेकर्स मिले हैं, मास प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे, और वीवर्स भी हमको यहाँ पे दिखे हैं। फिर अर्बन प्लानिंग, प्लान सिटीज़, यहाँ पे जो है हर एक जगह बहुत ही प्लान तरीके से बनाई जाती थी। जैसे आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा तो रेक्टेंगुलर जैसे स्ट्रक्चर्स में ना रोड्स पाए जाते थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था यहाँ पे, और अलग से एक स्टोरेज हाउस भी था पूरे विलेज के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी, बहुत ही डेवलप्ड प्लानिंग थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे डॉकयार्ड भी था, जो कहा था लोथल। लोथल अभी कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में। तो इसका सिग्निफिकेंस में क्या आ जाएगा, वेल ऑर्गेनाइज थे ये लोग, अर्बन थी, मतलब रूरल डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पे, अर्बन डेवलपमेंट था। उस टाइम की बहुत बड़ी सिटी थी। फिर ट्रेड ओरिएंटेड, मतलब दूसरे कंट्रीज से भी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेड ओरिएंटेड तो रही ही होगी। ठीक है, आपको अर्बन इकोनॉमी में इतना ही लिखना है। फिर अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हमको स्टडी करना है। तो अर्ली वैदिक इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, ये जो है 1500 से 1000 BC का जो टाइम था उसको हम बोलेंगे अर्ली वैदिक इकोनॉमी। प्रीडोमिनेटली ये पेस्टल इकोनॉमी पर बेस्ड था। फिर वेल्थ जो है ये कैटल्स के थ्रू ही मेजर किया जाता है, मतलब जैसे आपके पास ज़्यादा भेड़ बकरियाँ हैं तो आप ज़्यादा वेल्दी हो, ऐसा यहाँ पे मेजर किया जाता था। लिमिटेड एग्रीकल्चर, ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं था, लिमिटेड ही था। सिंपल बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है आप पढ़े ही होंगे। उस टाइम पे मनी नहीं होती थी, उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे अगर मुझे एक पेंसिल खरीदनी है और मेरे पास एक पेन है तो मैं क्या करूँगी, पेन उनको दूंगी और सामने से मुझे क्या मिलेगा, पेंसिल। तो एक कोई भी थिंग के थ्रू अगर मैं कोई दूसरे थिंग को खरीद रही हूँ तो वो क्या होगा, बार्टर सिस्टम कहलाएगा। मतलब कोई एक थिंग का ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं था वहाँ पे। फिर नो स्ट्रॉन्ग अर्बन सेंटर्स, अर्ली वैदिक इकोनॉमी में क्या था, कोई अर्बन सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का नहीं था। फिर लेटर वैदिक इकोनॉमी में क्या होगा, 1000 से 600 BC के बीच का है। एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर यूजिंग आयरन टूल्स, यहाँ पे डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, एक्सपांड किया है, किसको, एग्रीकल्चर को। फिर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इन दी गंगा वैली, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सके या फिर डेवलपमेंट कर सके। फिर एमरजेंस ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप, यहाँ से क्या होने लगा, लैंड में ओनरशिप आने लगा। फिर बिगनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम, यहीं से हमारे फिर कास्ट सिस्टम डेवलप होने लगे, जो कि ऑक्यूपेशंस पर बेस्ड थी। मतलब हमारा जो
कास्ट सिस्टम था ना वो मेनली ऑक्यूपेशन बेस्ड था। फिर राइज ऑफ विलेजेस एज इकोनॉमिक यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो अर्बन सेंटर फ्लरिश होने लगे। यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीकल्चरल सरप्लस अमाउंट में होने लगा। ग्रोथ ट्रेड रूट्स यहाँ पे बनने लगे। देखो जहाँ पे ट्रेड हो रहा होगा ना, जहाँ से ट्रेड होता होगा वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि वहाँ से ट्रेड हो रहा है तो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आएंगे, वहाँ वो जगह ज़्यादा फ्लरिश हो जाएगी, ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। फिर यूज़ ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या होने लगता था, आयरन टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगता था। ये क्या है, कॉज है जिसकी वजह से ये क्या बन गया, एक अर्बन सेंटर के रूप में फ्लरिश हुआ है। फिर एग्रीकल्चरल सरप्लस, ये वही चीज़ें डबल लिख गई हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ऑक्यूपेशन जो वो कास्ट बेस्ड ही होता था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये जो चार हमारे वर्ण है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ के ऑक्यूपेशंस पाए जाते थे, क्योंकि ये वैदिक पीरियड की बात चल रही है। फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ आर्टिशंस एंड ट्रेडर्स। मतलब हम अगर कुछ बाहर बेच रहे हैं तो क्या बेचेंगे, या तो वो फूड हो सकता है या तो कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने आर्टिशंस और ट्रेडर्स का भी डेवलपमेंट देखा है। रेगुलेटेड प्रोडक्शन, यहाँ पे रेगुलेटेड प्रोडक्शन होता था जहाँ पे रेगुलेटेड प्रोडक्शन होता था और प्राइस और वेजेस भी यहाँ पे दिए जाते थे। फिर हाईली इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड, मतलब उस टाइम पे और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें क्या हो गई, डेवलप हो गई। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया। फिर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यू ऑक्यूपेशन, इस टाइम पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर और न्यू ऑक्यूपेशन भी हमको देखने को मिले थे। एक्सपांशन ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, मेटलर्जी, टेक्सटाइल्स, कारपेंट्री, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू अर्बन डिमांड्स। फिर ग्रोथ ऑफ राइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइटिंग सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम हरप्पन स्क्रिप्ट टू ब्राह्मणी एंड खरोष्त्री, यूज्ड फॉर ट्रेड रिकॉर्ड्स। अब हम राइटिंग सिस्टम को उस टाइम पे यूज़ किस लिए करेंगे, तो किस लिए यूज़ करते थे, ट्रेड रिकॉर्ड्स के लिए, लैंड ग्रांट्स के लिए, टैक्सेशन के लिए एंड लिटरेसी सपोर्ट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स होती थी ना, उनको भी ये क्या करता था, सपोर्ट करता था। फिर हमको क्या पढ़ना है, एंशियंट इंडियन इकोनॉमी। और एंशियंट इंडियन इकोनॉमी हमको क्या पढ़ना है, एक तो मॉडर्न पीरियड का पढ़ना है और दूसरा गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड भी आपने ऑलरेडी अपने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट में पढ़ लिया है, पर हम इसको फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे। मौर्यन पीरियड का जो डेट होगा वो क्या हो जाएगा, 322 टू 185 BCE। इस टाइम पे क्या था, स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल था। मौर्यन पीरियड में कुछ किंग्स के नाम क्या हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सारे क्या हो जाएंगे, किंग्स के नाम हो जाएंगे कुछ। फिर टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था यहाँ पे, स्टेट मोनोपोलीज थी, माइनिंग, फॉरेस्ट, और मतलब वो एक स्टेट का ही हक था कि वहाँ पे माइनिंग होगी, फॉरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब उस स्टेट का मोनोपोली था। फिर रोड नेटवर्क्स भी काफ़ी अच्छे थे। और फिर हम देखेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड में हम क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर एक्सपांड हुआ था। कब, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में कुछ किंग्स के नाम क्या हो जाएंगे, समुद्रगुप्त हो गया, कुमारगुप्त हो गया, ये सब क्या है, गुप्ता पीरियड के किंग्स के नाम हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि गुप्ता पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का ही ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता था, इसीलिए गोल्ड पीरियड बोलेंगे, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे जो हमारे पुराण थे वो लिखे गए थे, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज थी वो सब भी यहीं पर ही आना स्टार्ट हुई थी, इस वजह से हम इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। फिर एग्रीकल्चर एक्सपांड हुआ था और गोल्ड कॉइनेज का जो सिस्टम था वो भी यहीं से ही स्टार्ट हुआ था कि गोल्ड में किंग का नाम होता था और फिर उसके थ्रू क्या होता था, ट्रेड किया जाता था। फिर नेक्स्ट हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्लूडिंग ट्रेड रूट्स, इंडो रोमन कॉन्टेक्स्ट एंड मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया एंड टेम्पल इकोनॉमी भी हम इसके साथ डिस्कस
करेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड देखेंगे सबसे पहले। तो इंटरनल ट्रेड क्या हो जाएगा, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर की जो जितनी भी ट्रेड है उनको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब आउट ऑफ द कंट्री। तो नेचर क्या होगा इंटरनल ट्रेड का, बार्टर, मेटेलिक करेंसी, या तो अगर बार्टर सिस्टम उस टाइम पे भी चल रहा था तो बार्टर भी हो सकता था, या फिर मेटेलिक करेंसी भी हम यूज़ करती थी। फिर हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हाट्स, हाट्स मतलब होता है मार्केट्स, जो गाँव में छोटे छोटे मार्केट्स लगते हैं ना उनको हम बोलते हैं हाट। फिर अर्बन सेंटर्स में जो मार्केट लगता है वो आ सकता है इसमें। ट्रेड रूट इनलैंड में क्या हो जाएगा, एक तो नॉर्थ वेस्ट गैंगेटिक प्लेन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट गैंगेटिक प्लेन। फिर नॉर्थ साउथ में आ जाएगा। फिर मौर्यस का जो था वो रॉयल हाईवेज बनाए गए थे मौर्य के द्वारा, तो फिर वो आ जाएगा। नेक्स्ट है श्रेणीज। श्रेणीज मतलब जो उस टाइम के जो गिल्ड्स थे जो उनको प्रोवाइड की जाती थी, जैसे कि कोई भी ट्रेड अगर हो रहा है तो कैसे हम उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को हम अपने तक अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सब श्रेणीज में आता है। तो प्रोडक्शन एंड ट्रेड कंट्रोल उसमें किया जाता था। प्राइस जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो ट्रेडर है, लैंड ओनर है, उस टाइम का जो रईस लोग थे वो कोई कॉमन पीपल को एक्सप्लॉइट कर सके, इसलिए वहाँ पे क्या होता था, एक फिक्स प्राइस होता था। इंश्योरेंस वहाँ पे किंग के द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए थे टू प्रोटेक्ट हिज क्या बोलेंगे प्रजा, हिज कॉमन पीपल। फिर प्राइस क्वालिटी फिक्स होती थी, लोन्स इंश्योरेंस भी उस टाइम पे भी दिए जाते थे, और प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। तो एक्सटर्नल ट्रेड में क्या आ जाएगा, कुछ आपको रूट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, नाम सिल्क रूट हो गया, इंडिया चाइना सेंट्रल रूट हो गया। फिर एशिया, पर्शिया और रोम के साथ भी उस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे हम क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। फिर मैरीटाइम ट्रेड, दूसरा क्या होगा, ये तो सिल्क रूट हो गया, ये सब क्या है जहाँ पे रोड्स अवेलेबल है दूसरी कंट्रीज तक वहाँ के लिए है। बट जो हमारा साउथ इंडिया था ना, जो चोला डायनेस्टी था वो इतना डेवलप था कि वो सी के थ्रू भी जाके उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को जीता है और वहाँ तक हमारा ट्रेड पहुँचाया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के थ्रू, मानसून विंड्स के थ्रू एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉयजेस तक उन्होंने क्या किया है, हमारे इंडिया के कल्चर, हमारे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है, हमारे इंडिया के जो स्पाइसेस हैं उनको क्या किया है, ट्रेड किया है इन डिफरेंट कंट्रीज। इंडो रोमन ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, इंडो रोमन ट्रेड रीच इट्स पीक बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी एंड थर्ड सेंचुरी। इस टाइम तक क्या था, इंडो रोमन ट्रेड जो था वो अपने पीक पे था। नेचर ऑफ ट्रेड, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, आइवरी मतलब तो पता है ना, जो हाथी का जो दांत होता है उसको बोलते हैं आइवरी, जिसके उससे बनती है, जिससे हम वेविंग करते हैं या फिर कोई नई नई चीज़ें बनाते हैं, तराशते हैं, उसको हम बोलते हैं आइवरी। प्रीशियस स्टोन्स हो गए, इंपोर्टेड फ्रॉम रोम, गोल्ड, जो रोम से क्या क्या हम इंपोर्ट करते थे तो उसमें क्या आ जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, वाइन, ग्लासवेयर एंड कोरल्स। एविडेंसेस ऑफ इंडो रोमन कॉन्टेक्स्ट, अब ऐसा कोई ना कोई एविडेंस होगा जिसके थ्रू हमको पता चल रहा है कि हमने क्या किया, वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों किया है। तो रोमन कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु और केरला में क्या हुआ है, रोमन कॉइन्स हमको मिले हैं। तो अब वो अपने आप तो आए नहीं होंगे, उनको क्या किया हो गया, एक्सपोर्ट किया ही गया होगा, तो कोई हमको बेहतर पैसे देगा नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड इन्वॉल्व था। फिर क्लासिकल टेक्स्ट लाइक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, दूसरे जो एरिथ्रियन सी था वहाँ के कुछ क्लासिकल टेक्स्ट भी हमको मिले हैं। फिर रेफरेंस इन दी संगम लिटरेचर, ये एक संगम लिटरेचर है जो हमने इससे पहले वाली क्लास में स्टडी किया है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं, यूनिट 2 में हमने इसको स्टडी किया है। अगर आपको नहीं पता संगम लिटरेचर के बारे में तो आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं। फिर इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंडो रोमन ट्रेड का, लार्ज इनफ्लो ऑफ गोल्ड स्ट्रेंथन इंडियन इकोनॉमी, वहाँ से हम क्या कर रहे थे, गोल्ड को इम्पोर्ट करा रहे थे, तो इससे क्या होगा, गोल्ड के कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई, स्ट्रेंथनड हो गई। फिर ग्रोथ ऑफ पोर्ट टाउन्स, जो पोर्ट टाउन्स थे जहाँ पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया। फिर कल्चरल इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, अब दो जगह पे अगर ट्रेड हो रहा है तो बहुत जाहिर सी बात है कि हमारा जो कल्चर क्या होगा वो भी एक्सचेंज होगा, हमारे आइडियाज़ भी एक्सचेंज होंगी, हमें भी वहाँ की अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और उन्हें भी हमारे अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलेगा।
फिर मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन एंशियंट मैरीटाइम कॉमर्स, क्योंकि हमारा जो ये साउथ वाला एरिया था ना मेनली, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरला है, तो यहाँ के जो रूलर्स थे, थोड़ा डायग्राम हंसना मतलब थोड़ा हो जाता है ऐसे, तो यहाँ के जो रूलर्स थे ना, उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका हो गया, इधर म्यांमार हो गया, उस डिफरेंट कंट्रीज तक भी अपना जो किंगडम था उसको फैलाया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अपना मेन क्रूशियल रोल प्ले किया है इन एंशियंट मैरीटाइम कॉमर्स। फिर मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, मुजिरीस जो कि केरला में है, एरिकमेरू तमिलनाडु में है, कावेरीपट्टनम बिहार में है, एंड नागापट्टिनम। फिर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन हो जाएंगे, रोमन एम्पायर के साथ हमारा बहुत अच्छा ट्रेड रूट था। फिर साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना एंड वेस्ट एशिया। फिर कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ क्या हो जाएंगी, हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में स्पाइसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया है, पर्ल्स एक्सपोर्ट किए हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स एंड सैंडलवुड। और इम्पोर्ट क्या किया हमने, गोल्ड, सिल्वर, हॉर्सेज एंड लग्जरी आइटम्स। फिर रोल ऑफ संगम एज। संगम लिटरेचर प्रोवाइड विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ पोर्ट्स, मर्चेंट्स एंड शिप्स। यहाँ पे हमको संगम लिटरेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे हमको पोर्ट्स के बारे में जानने को मिला है, और कुछ मर्चेंट्स के बारे में जानने को मिला, जिसके थ्रू हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि शिप से अगर कुछ शिप मिल रहा है, पोर्ट्स मिल रहे हैं, मर्चेंट्स मिल रहे हैं, मतलब ट्रेड हो रहा है। और ट्रेड कहाँ हो रहा है, सी के सेकेंड साइड में हो रहा होगा, मतलब वहाँ पे ट्रेड हो रहा है आउट ऑफ द कंट्री। फिर मर्चेंट्स एंजॉयड रॉयल पैट्रोनेज एंड सोशल प्रेस्टीज। फिर हमको पढ़ना है टेम्पल इकोनॉमी के बारे में। टेम्पल इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सेंटर्स। इकोनॉमिक सेंटर्स में क्या आ जाएगा, टेम्पल अगर है तो टेम्पल बन कैसे रहा है, बाय लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंड प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसमें हम क्या करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे फेस्टिवल्स, रिडिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी ये होते थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक सेंटर्स। लैंड ओनर से हमको मनी मिल रहा है और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमको दान दक्षिणा में कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर ट्रेड एंड बैंकिंग। ट्रेड एंड बैंकिंग में क्या आ जाएगा, लोन्स एंड एट इंटरेस्ट। यहाँ पे हम लोन्स भी प्रोवाइड किया करते थे। स्टोर्ड वेल्थ, ग्रेन सपोर्टेड मर्चेंट गिल्ड्स। यहाँ पे क्या होती थी, बहुत से लोग यहाँ पे वेल्थ भी दान में देते थे, ग्रेन्स भी देते थे, तो हम क्या करते थे, उनको स्टोर करते थे, और या तो फिर बहुत ही ज़्यादा है तो हम उसी को मर्चेंट्स को सेल कर दिया करते थे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे टेम्पल्स के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रेड एंड बैंकिंग का काम हो रहा है। फिर एजुकेशन एंड चैरिटी भी टेम्पल से हुआ करती थी। बूस्टेड लोकल मार्केट्स, और इसकी वजह से क्या हो गया, लोकल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गए। फिर लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स में क्या आ जाएगा, किंग्स नोबल्स जो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर लैंड को क्या करते थे, वहाँ पे एक टेम्पल बना दिया, फिर उसके आसपास एग्रीकल्चर एक्सपांड हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो दे दिया करते थे टेम्पल के लिए, और उसके आसपास, अब पूरे के पूरे में तो हम टेम्पल नहीं बनाने वाले, तो उसके आसपास क्या होता था, एग्रीकल्चर का भी एक्सपांशन होता था। फिर रेवेन्यू फॉर रिलीजियन इकोनॉमी। कुछ कुछ जगह पे लैंड ग्रांट्स मतलब उसके थ्रू क्या करते थे, रेवेन्यू भी कलेक्ट किया करते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, प्रीस्ट को भी एक एम्प्लॉयमेंट मिल ही रही है। अकाउंटेंट, टेम्पल में अगर इतनी सारी दान दक्षिणा आ रही तो कोई ना कोई तो उसको मैनेज करेगा ही। और डांसर एंड म्यूजिशियंस भी चाहिए हमको टेम्पल में, आर्टिस्ट चाहिए। तो इस तरह से टेम्पल क्या करता था उस टाइम पे, इकोनॉमी की तरह काम करता था। फिर लैंड ओनरशिप, लैंड ग्रांट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये कैसा था उस टाइम पे, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड इन एंशियंट इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर वॉज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे इंजीनियर की जॉब नहीं थी, और डॉक्टर मतलब डॉक्टर वैद्य बोलेंगे तो वो हर किसी के पास तो नहीं था, तो बेसिक जो कॉमन पीपल का लाइवलीहुड किससे चल रहा था, प्राइमरी सोर्स क्या था उसका, एग्रीकल्चर ही था। लैंड जो है वो मेन सोर्स था फॉर व्हाट, स्टेट रेवेन्यू के लिए, सोशल पावर के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे ना उस टाइम के, वो अब क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थे, तो उसी के थ्रू वो क्या करते थे, कॉमन पीपल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, या फिर उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। इकोनॉमिक सरप्लस था उनके पास, जिसके पास लैंड था। फिर कंट्रोल ओवर लैंड शेप पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सोशल हायरार्की, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है फिर वो अपने आप को ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग समझने लगता है, उस सोसाइटी के लिए वो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने आप बन जाता है और फिर वही क्या बनता है, सोशल हायरार्की। क्योंकि आज जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या करेगा, उसका पैसा फिर उसको बच्चे को मिल रहा है, तो वो भी वैसे ही फिर ज़मींदार बनेगा आगे चल के, फिर वो भी वैसे ही पॉलिसीज़ फॉलो करेगा जैसे उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। फिर लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स, अर्ली पीरियड वैदिक एज। इस टाइम पे क्या होता है, लैंड जो है वो बिलोंग करता है ट्राइब और कम्युनिटी। उस टाइम पे कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं था, जैसे कि नियोलिथिक टाइम पे था, वैसा उस टाइम पे कुछ नहीं था कि ये इसका लैंड है वो उसका लैंड है, वैसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे क्या था, प्राइवेट ओनरशिप जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इन द लेटर वैदिक पीरियड एमर्जेंस ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप स्टार्टेड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, एमरजेंस हुआ किसका, प्राइवेट लैंड ओनरशिप का। फिर लैंड बिकेम हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल। फिर अब क्या हुआ, पहले तो ट्राइब के पास था, अब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास है, तो ये क्या करेंगे, अपने बच्चों को फिर आगे इस चीज़ को हेरिटेबल बनाएंगे और ट्रांसफरेबल बनाएंगे। फिर किंग्स क्लेम सुप्रीम ओनरशिप। अब किंग क्या क्लेम करने लगा कि पूरा ये तुम्हारा घर तुम्हारा होगा, ये खेत तुम्हारा होगा, पर ये पूरा का पूरा किंगडम ही मेरा है, ओवर लॉर्डशिप ये यहाँ पे क्लेम करने लगे। मौर्यन पीरियड में लैंड ओनरशिप कैसा था, किंग रिगार्डेड एज द अल्टीमेट ओनर ऑफ लैंड। जैसे हमने पहले पढ़ा वहाँ वैसे यहाँ पे था कि पूरे के पूरे देश में जो इतना भी लैंड है वो किसका है, किंग का है, ऐसा वो मानते थे। इंडिविजुअल्स हैज यूजफ्रक्ट राइट टू कल्टिवेट एंड एंजॉय प्रोड्यूस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास लैंड है, हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेन्स, हम क्या करेंगे, उस लैंड का रेवेन्यू देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि वो लैंड हमारा नहीं है, वो लैंड किसका है, किंग का है। तो इसीलिए उस टाइम पे क्या दिया जाता था, लैंड रिवेन्यूज दिए जाते थे। फिर सेल, मॉर्गेज एंड इनहेरिटेंस ऑफ लैंड वर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड में क्या था, स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। अब यहाँ पे और भी ज़्यादा रिकॉग्निशन होने लगा किसका, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स का। फिर लैंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड थ्रू रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाने लगे कि हाँ हमने इसको लैंड क्या किया था, डोनेट किया था या फिर बेचा था, रिसीव किया था, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनने लगा। ओनरशिप एक्सटेंडेड टू इंडिविजुअल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड गिल्ड्स। फिर सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स, इंक्रीज एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ना, मतलब कैसे कुछ लोग अपने लैंड को दान में देते थे, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो मीनिंग ऑफ लैंड ग्रांट क्या हो जाएगा, डोनेशन ऑफ लैंड ऑफन टैक्स फ्री बाय किंग्स टू दी। यहाँ पे अब जिसके पास लैंड है वही तो डोनेट करेगा, तो डोनेट कौन कर रहा है लैंड को, बाय द किंग्स। किन को डोनेट करते हैं, या तो ब्राह्मण्स को। उस टाइम पे क्या था कि कोई ब्राह्मण अगर आपको कोई रिचुअल करा रहा है तो आप क्या करोगे, उसको दान दोगे, तो उसमें भूमि का भी दान हुआ करता था। फिर टेम्पल्स बनाने के लिए आप दान करोगे। फिर मोनेस्ट्रीज, जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले रिलीजन के जो लोग हैं वो मोनेस्ट्रीज बनाते हैं, तो उनके लिए मोनेस्ट्रीज भी भूमि के दान के रूप में दिया जाता था। फिर टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स, कौन कौन से टाइप हो जाएंगे, ब्रह्मदान में क्या होता था, ब्राह्मणों को क्या किया जाता था, लैंड दान में दिया जाता था। फिर देवदान का मतलब होता था कि टेम्पल्स के लिए ब्राह्मण को क्या करेंगे, दान देंगे। ब्रह्मदान में वो पर्सनल यूज़ के लिए है, ब्राह्मण उसे जैसे चाहे वैसे यूज़ करें। और देवदान में क्या होता है, टेम्पल्स के लिए ही ब्राह्मण को दान दिया जाता है। फिर अग्रदान में क्या होगा, सेटलमेंट्स ग्रांटेड ब्राह्मण्स, वहाँ पे वो कोई एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। फिर विहरदान में क्या होता है, ग्रांट्स टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। फिर फीचर्स ऑफ लैंड ग्रांट्स, फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे, यूजुअली एक्सेप्टेड ऑन टैक्सेस, ये क्या होते थे, टैक्स फ्री हुआ करते थे, इसके लिए हमको अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये हमको क्या है, दान में मिला हुआ है। फिर ग्रांटेड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, कि हमने क्या किया है, इसको ये चीज़ दान में दी है। बेनिफिशियर कुड कलेक्ट रिवेन्यू डायरेक्टली बाय पीजेंट्स। फिर इम्पैक्ट्स ऑफ लैंड ग्रांट्स, एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्ट एरियाज। लैंड ग्रांट्स की वजह से क्या इम्पैक्ट आया कि एग्रीकल्चर जो है वो फॉरेस्ट एरियाज तक भी पहुंचने लगा, बड़े बड़े जंगलों को काट के हम क्या करने लगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे। राइज ऑफ लैंडेड, ये क्या लिखा, ओके थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मिसप्रिंट हो गया शायद। वीकनिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, इसकी वजह से क्या होने लगा, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसके पास
लैंड्स जो है वो कम होने लगे, क्योंकि वो तो सबको दान में दे रहे, तो वो पर्सनल इंडिविजुअल का होने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी के वीकनिंग स्टार्ट हो गई। वीकनिंग ऑफ टेम्पल इकोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी में यहाँ से वीक होने लगी। वीकनिंग ऑफ फ्यूडल टेंडेंसीज इन इंडिया। फ्यूडल टेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, जैसे पहले क्या, एक राजा होता है, ये एक किंग है, इसके बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। अब क्या हो गया, किंग के पास जितना भी लैंड था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दान में किसी और को दे दिया उन्होंने, तो उनका जो पावर था वो क्या होने लगा, वीक होने लगा। बट यहाँ पे जो मिनिस्टर्स बैठे हैं इनके पास जितना था अभी भी उनके पास उतना ही है। अब ये क्या करेंगे, सारे मिलकर हो सकता है कि किंग के खिलाफ क्या कर दे, विद्रोह कर दे। तो ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, अब ये एक जो ये पूरे किंगडम का राजा था, बट ये क्या बन गया, अब उस प्रोविंस का राजा बन गया, उस स्टेट का ये राजा बन गया। तो ये सारे क्या हो गए, किंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूडल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इंडियन लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था इन मौर्य पीरियड एंड गुप्ता पीरियड। तो मौर्य पीरियड में कैसा था, यहाँ पे मेन सोर्स क्या था, स्टेट इनकम। इनका जो स्टेट का इनकम था वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। फिर ये कैश में मिलता था या फिर ग्रेन के रूप में मिलता था। लेबर जो होते थे उनको फोर्स लेबर कराया जाता था, या फिर उनके जो कोई भी एरिया पे, वो कोई भी जगह पे अगर कुछ उगा रहे हैं तो उनके लिए भी उनको रेवेन्यू लिया जाता था। हाईली सेंट्रलाइज था और वेल ऑर्गेनाइज था। कब, मौर्यन पीरियड में। यहाँ पे लैंड टैक्स को हम भाग बोलते थे, जिसमें क्या होता था, 1/6 जो है, जैसे मैं कोई एग्रीकल्चर कर रही हूँ, कहीं पे खेती कर रही हूँ, तो मैं जितना भी उगाऊँ उसका 1/6 मुझे क्या करना है, किंग को देना है एज रेवेन्यू, जिसको हम क्या बोलते थे, भाग बोलते थे। एडिशनल टैक्स अब सिर्फ 1/6 बस नहीं देना है, उसके साथ साथ क्या होता था, कुछ एडिशनल टैक्सेस भी होते थे, जो क्या करता था, चीफ कलेक्टर जो होता था वहाँ पे वो क्या करता था, कलेक्ट करता था। और इसके साथ साथ इरिगेशन अगर मैं कर रही हूँ अपने एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए भी टैक्स क्या थे, इम्पोज किए गए थे। ये सारे कहाँ हैं, कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है ना, उनके अर्थशास्त्र में ये सारी चीज़ें क्या है, डिस्क्राइब्ड है। ये तो हो गया मौर्यन पीरियड के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में क्या हो जाएगा, मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम, मेन सोर्स इनका भी क्या था, स्टेट इनकम ही था। चीफ सोर्स इनकम, और इनका भी मेन सोर्स जो था वो लैंड से ही आता था। टैक्सेस इंक्लूड भाग जो वहाँ पे था, फिर भोग और उपरिकर। ये एडिशनल लोन्स, एडिशनल रिवेन्यूज थे जो कि इन्होंने क्या किए थे, अप्लाई किए थे ऑन द कॉमन पीपल। फिर इन्होंने क्या किया था, लैंड ग्रांट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था, जिससे क्या होती है, स्टेट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आती थी। फिर लेस सेंट्रलाइज देन मौर्यस, ये उतने सेंट्रलाइज नहीं थे जितना कि मौर्यस का इकोनॉमी था। ठीक है, फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पीजेंट्स, मतलब क्योंकि मैं जहाँ कुछ भी उगा रही हूँ वो एरिया किसका है, किंग का है, तो मेरी क्या राइट्स थी और मेरी क्या ड्यूटीज़ थी। तो पहला क्या है, राइट क्या था मेरे पास, कि मैं वहाँ पे कल्टीवेट कर सकती हूँ अपने लैंड पे। फिर राइट टू इनहेरिट लैंड, इनहेरिट भी कर सकती हूँ, मेरे बाद क्या करेगा, मेरा जो आने वाला जनरेशन होगा वो वहाँ पे कोई भी चीज़ कल्टीवेट कर सकता है। फिर प्रोटेक्शन बाय द स्टेट, उस लैंड को क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मेरा कोई पर्सनल लैंड है तो उसमें क्या हो सकता है, कोई लैंड ओनर आके कब्जा भी कर सकता है, बड़ा लैंड ओनर किसी तरीके से, गलत तरीके से भी। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे कौन है प्रोटेक्ट करने के लिए, किंग वहाँ पे बैठा हुआ है। फिर ड्यूटीज़ क्या हो जाएंगी, मुझे टाइम टू टाइम क्या करना है, टैक्स पे करना है, लेबर सर्विस मुझे प्रोवाइड करनी है, एंड लॉयल्टी टू द किंग और लैंड होल्डर, जो भी वो लैंड होल्डर है उनके तरफ मेरी क्या होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। मुझे टाइम टू टाइम जो 1/6 ऑफ माई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको मुझे क्या करना है, किंग तक पहुँचाना है। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब इसका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, लैंड ग्रांट्स क्रिएटेड पावरफुल लैंडेड इलाइट्स, जो बड़े बड़े लोग थे उनको और पावरफुल बनाते गया। पीजेंट्स ग्रेजुअली लॉस डायरेक्ट एक्सेस टू द स्टेट, अभी जो बेचारे पीजेंट्स थे उनका डायरेक्ट लॉस होते गया, मतलब ये एक्सेस खोते गए टू द स्टेट। शिफ्ट फ्रॉम स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी टू डिसेंट्रलाइज लैंड कंट्रोल। फाउंडेशन फॉर अर्ली मेडिवल एग्रेरियन स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग अर्थशास्त्र, आइडियाज, क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न रेलेवेंस। तो अर्थशास्त्र ये जो है वो कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लिखा था। ये क्या है, मौर्य एम्पायर के बहुत ही बड़े एडवाइज़र थे।
ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही वहाँ का किंग बनाया था। उन्हीं की ही चीज़ों को फॉलो करके, उनके ही आइडियाज़ को फॉलो करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने उस पर्टिकुलर किंगडम के किंग बन पाए थे। फिर इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, डिटेल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है फॉर द इकोनॉमिक मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर इन एंशियंट इंडिया। पहले हम पढ़ेंगे कोर आइडियाज़ ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के कोर आइडियाज़ क्या थे, तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का मतलब क्या हुआ करता था, तो वो होगा मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक वेलबींग, एसेंशियल फॉर धर्म एंड मोक्ष, फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ अर्थ हो जाएगा। फिर रोल ऑफ द स्टेट, एक स्टेट का क्या रोल होगा, तो स्टेट को क्या करना होता है, टाइम टू टाइम उनको क्या करना है, लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करके ऊपर किंग तक पहुंचाना होता है। यह हो गया हमारा रोल। फिर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक बेस, टोटली उस टाइम पे जो भी हमारा एरा था, पीरियड था, किंगडम था, वो टोटली किस पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पर ही बेस्ड था। फिर ट्रेड, कॉमर्स एंड रेगुलेशन, उस टाइम पे जितने भी फॉरेन ट्रेड्स हो गए या फिर इंटरनल ट्रेड्स हो गए, वही सब क्या होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू होती थी, ग्रेन्स के थ्रू होती थी, या फिर स्पाइसेस के थ्रू ही ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। और इसके लिए उनके पास प्रॉपर स्टील्स थे, स्टैम्प्स थे, कॉइन्स थे। फिर लेबर एंड वेजेस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्थशास्त्र में लिखा भी हुआ है कि उस टाइम पे जो लेबर थे उनके साथ ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर बनाए हैं। और साथ ही में अगर अनफेयर होता भी है तो क्या होती है, यहाँ पे पेनल्टी दी जाती है टू दी लेबर। फिर वेलफेयर ओरिएंटेशन, मतलब ये उस किंगडम के वेलफेयर के लिए बनाया था, वहाँ के कॉमन पीपल, विमेन हो गए, उनके वेलफेयर के लिए ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बनाया गया था। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के क्रिटिसिज्म क्या थे, पहला है एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, ऐसा माना था कि बहुत ही ज़्यादा उनको बांध के रखा गया था, ज़्यादा छूट नहीं मिल पाई थी। फिर एथिकल कंसर्न्स मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत हार्श पनिशमेंट्स दिए जाते थे, अमोरल, और जो भी होते थे अमोरल भी होते थे। फिर नेक्स्ट ऑथोरिटेरियन आउटलुक, सेंट्रलाइज्ड पावर था, किंग के पास ही सारा पावर था, जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही ज़्यादा कम था लोगों का। फिर हिस्ट्रिकल लिमिटेशंस, ये क्या हो जाएगी, मोनार्कियल पॉलिटी हो जाएगी, एंड नॉन एप्लीकेबल इन डेमोक्रेसीज, ये जो उस टाइम की पॉलिटिक्स थी उनको हम शायद डेमोक्रेसी में आज अप्लाई नहीं कर सकते। फिर रेलेवेंस ऑफ एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट इन मॉडर्न इंडिया, हम किन किन रेलेवेंस है ये एंशियंट इंडियन इकोनॉमी का जो हम मॉडर्न इंडिया पे भी ला सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, वेलफेयर ऑफ स्टेट कंसेप्ट, कि स्टेट वालों के हित में ही हमको क्या करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी है। रोल ऑफ स्टेट, ऐसा नहीं है कि हमको हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास जाना है, हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज़ है ना, तो फिर उसके बारे में इसमें लिखा गया है। फिर टैक्सेशन प्रिंसिपल्स, वहाँ पे जो प्रॉपर टैक्सेशन प्रिंसिपल था जिसकी वजह से जो वहाँ के कॉमन पीपल थे वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे थे, ऐसा कुछ हमें आज की भी दुनिया में लाना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस, किस तरीके से हम अकाउंटेबिलिटी रखें, किस तरह से हम सब चीज़ फाइनेंस कर सकें। फिर कॉन्टेम्प्रेरी री इंटरप्रिटेशन, अर्थशास्त्र शुड बी रीड कॉन्टेक्चुअली नॉट लिटरली, मतलब इसको सिर्फ पढ़ने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको समझना भी है कि हाँ ये कितनी अच्छी चीज़ें थी जो हम अगर हम कभी पावर में जाते हैं तो हम इन चीज़ों को अपनी आज की दुनिया में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बाकी लोगों के लिए क्या हो सके, बहुत ही हेल्पफुल हो सके। यूज एज गाइडिंग फिलोसॉफी नॉट अ रूल बुक, ये कोई रूल बुक नहीं है कि कोई पनिशमेंट दे दी, हार्श पनिशमेंट्स दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। गाइडिंग फिलोसॉफी है कि इसके थ्रू हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं प्रैग्मेटिज्म में, बैलेंस बिटवीन स्टेट कंट्रोल एंड मार्केट फ्रीडम। फिर एथिकल गवर्नेंस पे भी ये ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। तो ये था आपका चैप्टर पूरा यूनिट 4। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया है, एक ब्रीफ रिकैप हो जाएगा। स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा, स्टोन एज में 3 टाइप्स थे, पैलियो, मिजो और नियो, इनके बारे में हमने स्टडी की, इसका सिग्निफिकेंस देखा। कैलकोलिथिक मतलब कॉपर वाला जो एरा था उसके बारे में देखा। हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में देखा है हमने। फिर अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में स्टडी किया है। फिर अर्बनाइजेशन के बारे में स्टडी किया है, उसके कॉजेज़ क्या थे उसके बारे में स्टडी किया है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यू ऑक्यूपेशन,
ग्रोथ ऑफ राइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड एंड गुप्ता पीरियड, इसके बारे में स्टडी किया है। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में जाना है हमने। फिर इंडो रोमन ट्रेड था, उसके नेचर, उसका एविडेंसेस हमको कैसे मिला, इसके बारे में जाना है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी एंशिएंट इंडिया पे, उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। फिर मैरीटाइम ट्रेड के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में, कमोडिटीज़ की हम क्या इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे। फिर संगम एज का क्या रोल था, उसके बारे में हमने स्टडी की है। फिर टेम्पल इकोनॉमी के बारे में स्टडी की कि टेम्पल कैसे उस टाइम पे एज इकोनॉमी अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करता था। लैंड ओनरशिप के बारे में हमने स्टडी किया है, प्राइवेट कैसे हुआ, पर पहले कैसे वो पब्लिक में था, ट्राइबल के लिए था, फिर कैसे प्राइवेटाइजेशन क्या है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लगा। फिर लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ा, मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स, इम्पैक्ट। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा, कब, मौर्यन पीरियड में और गुप्ता पीरियड में। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पीजेंट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फिर लास्ट हमने क्या देखा, अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र में क्या क्या इकोनॉमिक थॉट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ अर्थशास्त्र, मतलब वो थोड़ा सा हार्श था, क्यों था, उसके बारे में हमने देखा। फिर रेलेवेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया इकोनॉमिक थॉट इन मॉडर्न इंडिया। फिर कॉन्टेम्प्रेरी रीइंटरप्रिटेशन देखा हमने। और इसके साथ आपका ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, नोट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ऐसे ही नोट्स और चाहिए, क्योंकि अभी हमारा एक और यूनिट इसमें का बचा हुआ है, जो कि हम जल्दी उसका भी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू।